हमने जो भी पढ़ा अभी तक के एक बार का देख लेते हैं। आपने 139A में पैन के लिए अप्लाई किया, आपने 139(1) में रिटर्न ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल किया। हो सकता है आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर नहीं फाइल किया तो आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया। हो सकता है आपने ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर अंदर फाइल किया या बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, उसमें कुछ गलती हुई आपसे तो आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया। इन सभी केसेस में आपने अपने रिटर्न को वेरीफाई कराया बाय द जेन्युइन ऑफिसर, जो भी था। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद या जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है, पार्टनरशिप में पार्टनर, जैसे जैसे केसेस थे। 140A में मे बी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, मे बी। हो सकता है कि आपका रिटर्न इनवैलिड हो गया तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया, 15 दिन के अंदर आपने उसे कंप्लाई करके नया नोटिस भरा, मे बी। और इन सभी के बाद आपको 143(1) के अंदर आपका असेसमेंट हुआ और आपको इंटीमेशन इशू हुआ इन केस ऑफ रिफंड, इन केस ऑफ कैरी ओवर, इन केस ऑफ चेंजेस, इंक्रीज इन लायबिलिटी। कुछ भी नहीं था इनमें से तो शायद आपको इशू ही नहीं हुआ, आपका जो एक्नॉलेजमेंट था उसी को इंटीमेशन मान लिया गया। यहां तक है हम लोगों ने एक रफ आइडिया लिया। अब मुद्दा आता है, क्या इसके बाद आपने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया, सब कुछ आपने इज्जतदारी से काम किया, तो आपका असेसमेंट होगा या नहीं होगा? आपका असेसमेंट होगा या नहीं होगा? आपका असेसमेंट अब भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, जहां असेसिंग ऑफिसर को लगे कि गड़बड़ हो रही है, या फिर कास CSS कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, ये आपका इन जनरल बेसिस पे कुछ चीजों पे, कुछ आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ऐसा निकाल दे कि एक बार इस अकाउंट का स्क्रूटनी होना चाहिए। आप ध्यान रखिए 5 से 6%, 5% 6% नहीं बोलना चाहिए, 5% जितने भी रहते हैं उनका असेसमेंट होता है। जितने भी आपके रिटर्न फाइल होते हैं उसमें से 5% का असेसमेंट होता है। उसकी कुछ क्राइटेरियाज रहती है जो सिस्टम में डिफाइन की जाती है कि ये सारी चीजें देखिए, आपने 50 लाख के ऊपर का एग्जामेशन क्लेम किया है, 10 लाख के ऊपर का एग्जाम डिडक्शन क्लेम किया है, 10 लाख के ऊपर का एग्जामेशन क्लेम किया है, ऐसे बहुत सारी बातें आती है। फॉरेन टूर्स के ऊपर आपने अच्छा खासा खर्चा किया है, तो सिस्टम आपका स्क्रूटनी सिलेक्शन ले लेगा। ये लिमिटेड स्क्रूटनी हो सकता है, ये डिटेल स्क्रूटनी हो सकता है, एज द केस में भी, ठीक है। तो कुछ केसेस सिलेक्ट किए जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं 143(2) में। 143(2) में अगर आपने रिटर्न फाइल किया है तो हमारा मुद्दा अभी क्या है, क्या आपने रिटर्न फाइल किया। हम अब असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपने रिटर्न कैसे फाइल किया ये मैटर नहीं करता अभी। सपोज कीजिए आपने नहीं किया और सपोज कीजिए आपने किया। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है, हम आपको 143(2) के अंदर में, जैसे हम जो 5% केसेस निकालते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, ये सिस्टम निकालता है, असेसिंग ऑफिसर जनरली डिसाइड नहीं करता। 143(2) के अंदर में हम आपको नोटिस देंगे, हम आपको नोटिस देंगे कि आपका असेसमेंट हम 143(3) में करना चाहते हैं। नोटिस देंगे 143(2) में, असेसमेंट हम आपका करेंगे 143(3) में। क्लियर है यहां तक क्या? अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर को लगता है शायद लास्ट ईयर आपने रिटर्न फाइल किया था इसलिए आपने इस बार रिटर्न फाइल करना चाहिए, मे बी, तो आपको 142(1) के अंदर बोल सकता है कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, आप रिटर्न फाइल कीजिए। समझ में आ रहा है? या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया, जो डेट तक के असेसिंग ऑफिसर आपका रिकॉर्ड चेक कर रहा है तब तक के उसने बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया, रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं किया, कुछ भी फाइल नहीं किया। अब वो आपको 144 के अंदर में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। देखिए ये जो असेसमेंट है ना, ये सबसे खराब असेसमेंट है। मतलब एक ऐसा असेसमेंट है कि आपकी डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर के पास है ही नहीं, उसके वो जो डिटेल मिली वो उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स थोप देगा, जो डिटेल उसको मिली उसके बेसिस पे आपके ऊपर टैक्स थोप देगा। रीजन बताएगा कि भैया ये रीजन से मैं टैक्स थोप रहा हूं। तो सीधी बात है, इस केस में वो आपको शो कॉज नोटिस देगा। शो कॉज यानी आपको राइट टू बी हर्ड देगा कि भाई आप बताइए मैं आपका क्यों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करूं, ठीक है। आपने रिटर्न फाइल किया है तो 143(2) या फिर 142(1) में ही वो बोल सकता है, वो कॉल कर सकता है आपकी बुक्स
या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे चाहिए वो पूरे के पूरे आपसे कॉल कर सकता है। ठीक है, हमें अभी ये जो जो सेक्शंस पढ़ने हैं मैं उसका ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको। इस लेक्चर के दौरान हमें जो जो चीजें पढ़नी है वो पूरे का ब्रीफिंग दे रहा हूँ। यहाँ आपको नोटिस इशू किया गया है 143(3) के अंदर हम आपका असेसमेंट करेंगे, तो काइंडली कॉल बुक्स वगैरह सब कुछ दे देगा 143(2) में। 142(1) में भी सेम चीज है, वो कॉल कर सकता है आपके बुक्स वगैरह सब कुछ, पर इसमें असेसमेंट नहीं कर रहा हो, इसमें सिर्फ आपको बुक्स कॉल कर रहा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ पे कॉल करने के लिए वो जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेगा। ठीक है, अब समझिए कि आपने ये बुक्स या तो प्रोवाइड कर दी या तो आपने नहीं प्रोवाइड की। ठीक है, अगर प्रोवाइड कर दी और उसे लगता है कि आपने जो भी यहाँ पे मतलब जो बुक्स प्रोवाइड किया और आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डिफरेंस है, मे बी वो आपको 143(2) के अंदर में शो कॉज नोटिस दे देगा और 143(3) के अंदर में आपका असेसमेंट कर देगा, 143(3) में आपका असेसमेंट कर देगा। मे बी आपने नहीं प्रोवाइड किया, वो 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। अब वो आपको शो कॉज नोटिस नहीं देगा। क्यों शो कॉज नोटिस नहीं देगा? पहले तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फिर उसके बाद नहीं, सॉरी, पहले आपने रिटर्न फाइल किया, नहीं यहाँ पे नहीं, वेट अ मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो आपको शो कॉज नोटिस देगा। ठीक है, आपको बुक्स वगैरह कॉल करेगा और आपको शो कॉज नोटिस देगा कि मैं यहाँ 144 लिख देता हूँ, यहाँ पे वो आपको शो कॉज नोटिस देगा। सपोज कीजिए कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और फिर उसने आपको बोला कि प्लीज आप रिटर्न फाइल कीजिए, उसके बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब वो 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा और अब आपको शो कॉज नोटिस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने आपको टाइम भी दिया था कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, फिर भी आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक के? ये पूरा का पूरा एक डायग्राम बना लीजिए एक बार का। आपको 142 का नोटिस कब इशू होता है? या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, to furnish a return in income tax by any person in respect of which he is assessable, in case where the person has not filed the return before the end of the assessment year. assessment year end होने के पहले पहले आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो आपको 142 में शो कॉज नोटिस दे देगा कि भैया आप रिटर्न फाइल कीजिए। ठीक है, to produce or cause to produce such accounts or documents as the assessing officer may require. आपने रिटर्न फाइल कर दिया और हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हम आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे। या फिर टू फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन ऑन सच पॉइंट्स एंड मैटर्स लिमिटेड स्क्रूटनी। पर ऐसे में आपसे जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा 3 साल की मंगाई जाएगी। असेसिंग ऑफिसर रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट रिलेटेड टू द पीरियड मोर देन 3 पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर या उसके अलावा 3 और प्रीवियस ईयर्स, हम मैक्सिमम इतने सालों का आपसे डिटेल मंगा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं मंगा सकते। पर इसमें प्रीवियर अप्रूवल ऑफ जेसी लगेगा। ये क्यों डाला गया? सिंपल कहानी है, असेसिंग ऑफिसर जानबूझ के मंगा सकता है बुक्स आपसे, परेशान कर सकता है आपको, तो इसलिए ज्वाइंट कमिश्नर की इसमें परमिशन लेना जरूरी है, टू बी ऑब्टेन फॉर रिक्वायरिंग द असेसी टू फर्निश द स्टेटमेंट्स। ठीक है, 142 का नोटिस देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। 142 का नोटिस देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट 142 के बाद आपके ऊपर असेसमेंट करने के लिए टाइम लिमिट है। तो आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट 153(1) में बताई गई है कि अगर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट देना है 143 या 144, 143(3) में हम लोग अभी असेसमेंट पढ़ रहे हैं, 144, इन दोनों में टाइम लिमिट है। इन दोनों में टाइम लिमिट है कि इनका आपका असेसमेंट हो जाना चाहिए 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। 18-19 का रिटर्न 19-20 में भर देना है, तो 19-20 के बाद और 12 महीने दिए जा रहे हैं, यानी 31 मार्च 21 तक के आपका ये जो रिटर्न है ये फाइल हो जाना चाहिए। आपका ये रिटर्न फाइल हो जाना है, सॉरी आपका ये असेसमेंट हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नोटिस दोगे क्यों? असेसमेंट करने के लिए। तो असेसमेंट के लिए इनडायरेक्टली वो टाइम पीरियड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं डिफाइन किया गया। क्लियर है यहाँ तक क्या? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग assessment, the assessing officer will serve on the person who has made a return under 139, or in case who's allowed under 139 for furnishing the return has expired, a notice under section 142, a notice under section 142 के अंदर में आपको नोटिस दे दिया जाएगा। आई होप यहां तक की कहानी समझ में आई।
अब ये जो हम लोग दो केसेस देख रहे हैं ना, इन दो केसेस को हम बोलेंगे 142.11 और 142.12। लेट मी राइट दिस एज 142.11 और इसे हम लिख देते हैं 142.12। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल किया, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, हम आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा रहे हैं। ठीक है, ऑडिट वाले बात हम लोग बाद में देखेंगे, ऑडिट कुछ स्पेशल केसेस में होता है। आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। 142 के अंदर में आपको नोटिस दिया गया, 142 के अंदर में आपको नोटिस दिया गया कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, पहली बात। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, हमने 141.12 के अंदर आपको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, आपने नहीं दिया। आपने नहीं दिया। एक बेसिक असेसमेंट पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी तक के असेसमेंट में क्या होता है ये पॉइंट पे आने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, और कुछ नहीं। मैंने आपको कहा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने आपको बोला भाई रिटर्न फाइल करो। उसने आपको कौन से बेसिस पे बोला? क्योंकि लास्ट ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था ऐसा उसको दिख रहा है, तो बोल रहा है इस बार भी रिटर्न फाइल करो। उसने आपको टाइम दिया, आपने फाइल नहीं किया। या फिर आपने रिटर्न फाइल किया था, हमने आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए कि हमको डाउट हो रहा था कि नहीं यार इतनी कम इनकम आप कैसे दिखा रहे हो, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दी। आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, डायरेक्ट पॉइंट पे ड्यू डेट दी थी, ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब आपको लग जाएगा 144। तीन केसेस में डायरेक्टली ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया, वो डायरेक्टली आपके ऊपर 144 लगा देगा। वो पहले आपको 142.11 के अंदर में बोलेगा रिटर्न फाइल करो, नहीं किया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा देगा। आपने रिटर्न फाइल किया है, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए, आपने नहीं दिए, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा देगा। तीन केसेस में वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगा रहा है। ठीक है, फेल्ड टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 142.1, 142.2 हम लोग पढ़ने के हैं। फेल्स टू फाइल द रिटर्न अंडर 139.1 या फिर डिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया, रिवाइज रिटर्न भी फाइल नहीं किया। हैविंग फाइल्ड द रिटर्न फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिस इश्यूड अंडर 143.2। ये भी हमारा एक थोड़ा सा बचा है। 143.2 में आपको नोटिस दिया गया और आपने उसका कंप्लायंस नहीं किया। ठीक है, ये तो 143.2 जब पढ़ेंगे तब देखते हैं। ऐसे में असेसिंग ऑफिसर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ले लेगा। ठीक है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन गैदर्ड, वो कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, गिविंग द असेसी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैंडेटरी इन ऑल थ्री केसेस स्टेटेड अबव। ऊपर दिए हुए तीनों केसेस में ये मैंडेटरी है कि असेसिंग ऑफिसर विल मेक द बेस्ट जजमेंट एंड ही हैज नो डिस्क्रिशन ऑफ पावर नॉट टू मेक सच असेसमेंट। कोई उसके पास पावर नहीं है कि उसको असेसमेंट नहीं करेगा, वो करेगा असेसमेंट। इन तीन केसेस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देगा, पर यहां पे समझ लीजिए नोटिस अंडर 142.1 हैज बीन इशूड प्रायर टू मेकिंग एन असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव सच अपॉर्चुनिटी। आपको 142.1 का नोटिस दिया गया है, अब हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी वो दे दिया ना, हमने आपको टाइम दिया था कि भी आप रिटर्न फाइल कर दो, आप रिटर्न फाइल कर दो, हमने आपको टाइम दिया था, उसके बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब हम आपको शो कॉज नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे। क्लियर है, यहां तक ही समझ में आया? ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होगा, दिस इज अ स्पीकिंग ऑर्डर, ये बात ध्यान में रखिए, दिस इज अ स्पीकिंग ऑर्डर। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर में उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने रिटर्न फाइल किया है तो रिटर्न फाइल किए हुए डेटा से, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है, आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे मतलब वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा रहा है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे। अगर अब देखिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड की तो कहानी अलग है, वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड की, उसके बेसिस पे जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल गई, या फिर आपने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, उसने कुछ इंस्पेक्टर्स को आपके जो एड्रेस वगैरह अवेलेबल है वहां पे भेजा, वहां से जो इंफॉर्मेशन उसको मिली वो गैदर कर लिया, और इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या करेगा, वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके रिटर्न में टर्नओवर दिख रहा है, उसको लगता है आपने खर्चे थोड़े से ओवर में बताए हैं, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, बोला बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, आपने नहीं दिया, उसने मान लिया कि नहीं इतना ज्यादा तो खर्चा हो ही नहीं सकता, हम डीम कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट जैसे आपने 10% दिखाया था वो बोलेगा 20% है, कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए और बुक्स के बेसिस पे उसको लग रहा है कि नहीं यार ये बंदे की इनकम तो होनी चाहिए। अब देखिए जनरली आप रिटर्न फाइल करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाई जाती है,
142(1) में वो आपको बोलेगा रिटर्न फाइल कीजिए। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ मेरा एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, वो आपको नोटिस भेज रहा है रिटर्न फाइल करो। अब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, 142(1) में आपको बोला उसने कि भैया रिटर्न फाइल कर दो, आपने रिटर्न फाइल कर दिया। आपने नोटिस के बिहाफ में रिटर्न फाइल कर दिया। उस रिटर्न के बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है वो डिलेड रिटर्न है। हो सकता है कि वो आपको अब वापस से शो कॉज नोटिस दे कि मैं आपका क्यों नहीं, मतलब वो रिटर्न के बेसिस पे वो दो चीजें करेगा। या तो वो आपको बोलेगा कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाइए और मैं चेक करता हूं कि आपका जो रिटर्न है वो मतलब आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, रिटर्न फाइल किया, उसके बाद में आपको बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते आपका ऊपर असेसमेंट नहीं हो सकता। आप समझिए, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक क्या आपके ऊपर असेसमेंट नहीं हो सकता। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा बीच में होल्ड पे रख देता हूं, मैं वापस आपको इसके ऊपर लेके आऊंगा। ड्यू डेट थी रिटर्न फाइलिंग की 31 जुलाई 2020। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 19-20 की। आपने रिटर्न फाइल किया 30 जून 2020। आपने रिटर्न फाइल किया 31 अक्टूबर 2020। आपने रिटर्न फाइल किया 31 जनवरी 2021। आपने रिटर्न फाइल किया 30 अप्रैल 2021। ये रिटर्न आपका वैलिड है 139(1) में। ये रिटर्न मैं बोल दूंगा कि आपका बिलेटेड रिटर्न है 139(4) में। आपको 234(f) में इसमें 5,000 की पेनल्टी भरनी है। ये रिटर्न वैलिड है 139(4) में बिलेटेड रिटर्न। 234(f) में आपको इसके ऊपर 10,000 की पेनल्टी भरनी है। ये रिटर्न आपका इनवैलिड है, माना ही नहीं जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। 30 अप्रैल को आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। इतने केसेस में आपको हम 143(2) इशू कर सकते हैं। हम आपको 143(2) इशू कर सकते हैं। समझ में आया? नोटिस कि हम आपका असेसमेंट करना चाहते हैं। असेसमेंट कब होगा? जब आपने रिटर्न फाइल किया। ये वाला स्टैंड हो गया इनवैलिड। यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं? यहां पे मैं आपको 142(1) में बोल सकता हूं कि आप रिटर्न फाइल कीजिए आप रिटर्न फाइल, मैं चाहता हूं कि आप रिटर्न फाइल करें। या फिर मैं आपका 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता हूं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको बोला गया कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। इसके अंदर टाइम लिमिट है। इसके अंदर में टाइम लिमिट हम लोग देखेंगे। आपके पास टाइम रहेगा 31 मार्च 2022 तक का ऑर्डर इशू कर देने का, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देने का। ठीक है, मैं जरा वापस से आपका 142 पे आता हूं। तो एक बार आप लोग 142 अच्छे से समझ गए तो हमारी आगे की कहानी क्लियर हो जाएगी। Time limit for completion of assessment under 143(1) is 18 months as the case may be at the end of the assessment year in which the income is assessed. Therefore, since assessment has to be completed within the said period, notice under 142(1) should be issued within that time period. ठीक है, तो अब 142 में नोटिस इशू करने का सच कोई टाइम लिमिट नहीं डिफाइंड है। ये बात ध्यान में रखिए, कोई टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है। यानी अगर आपने 142(1) में सामने वाले ने आपको बोला कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, तो ये रिटर्न फाइल करने के लिए एक बार आपको नोटिस दिया, वो नोटिस के बाद में आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक क्या? चलिए अब आप समझिए कि अगर आपने इसमें रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 142(1) हमने आपको बोला कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। हमने यहां पे देखा फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इट इज असेसिबल अंडर दैट। आप फर्निश कीजिए एक रिटर्न। आपने रिटर्न को फर्निश कर दिया। अब हम आपको 143(2) का नोटिस इशू कर देंगे कि अब हम आपके असेसमेंट करना चाहते हैं।
कुछ भी हो, 143.2 पे अब मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा। 143.2 क्या बोलता है ये मैं अभी सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि आपके ऊपर कोई भी नोटिस तभी इशू हो सकता है जब आप कोई रिटर्न फाइल करो। अब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न नॉट फाइल्ड इवन अंडर सेक्शन 142(1), मैं क्या करूंगा 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा। पर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट मैं कब तक कर सकता हूं, 31 मार्च 2022, हमारा ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसके हिसाब से 31 मार्च 2022, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद करना पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो 153(1) आपको टाइम लिमिट डिफाइन करता है कि आप ये पूरा का पूरा असेसमेंट कब तक के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल टाइम लिमिट नहीं लिखा है, मैं 153 में आप लोगों को टाइम लिमिट दिखाऊंगा, वहां पे डिफाइंड है कि भाई 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ये असेसमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी आई बिलीव हम लोगों ने डिस्कस किया है ये पॉइंट। अब देखिए मैं आपको ये बोल रहा था कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सामने वाला कैसे करेगा। पहली बात, आपने रिटर्न फाइल की, हमने आपसे बुक्स कॉल किया, आपने बुक्स नहीं दिए, आपने बुक्स नहीं दिए, हम रिटर्न के बेसिस पे अज्यूम कर लेंगे कि नहीं आपने जो प्रॉफिट दिखाया वो अंडरस्टेट किया है, थोड़ा इससे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, पर ये स्पीकिंग ऑर्डर है, हम उसका प्रूफ देंगे। इंडस्ट्री में बाकी सब लोगों का प्रॉफिट ज्यादा है तो आपका भी ज्यादा होना चाहिए, ये एक प्रूफ हो सकता है, ये वैलिड प्रूफ हो सकता है। आपने अंडरस्टेट किया है रिसीट्स, रिसीट इससे ज्यादा होना चाहिए, लास्ट ईयर भी इतने ही थे, कंपेयर टू इंडस्ट्रियल ट्रेंड इस साल के रिसीट थोड़े और ज्यादा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो पूरी की पूरी यहाँ पे मैटर करेगी। ये सारी की सारी चीजों के बेसिस पे सामने वाला आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। पॉइंट समझ में आया? कब करेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट? आपने जो रिटर्न फाइल किया उसके बेसिस पे। अब आपने रिटर्न फाइल किया, आपसे बुक्स कॉल की, आपने बुक्स प्रोवाइड की, आपने बुक्स प्रोवाइड की, बुक्स प्रोवाइड करने के बाद हमने आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने नहीं दिए। बुक्स प्रोवाइड की, कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे, नहीं दिए। हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिए हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपने कंप्लाई नहीं किया हमारी बातों से। आपने सारी बातों से कंप्लाई करना चाहिए, सारी बातों से कंप्लाई करना चाहिए, आपने नहीं किया हमारी बातों से कंप्लाई। हम क्या करेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, बेस्ड ऑन जितने आपने हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके बेसिस पे हम आपका असेसमेंट कर देंगे। क्लियर है? आपने, लिखवा देता हूं मैं आपको ये सारी की सारी बातें। रिटर्न फाइल्ड, बुक्स कॉल्ड, बुक्स कॉल्ड अंडर 142(1)(2), ये बुक्स प्रोवाइड की आपने, ये बुक्स आपने नहीं प्रोवाइड की, ये बुक्स आपने प्रोवाइड तो की बट नॉट ऑल। इन दो केसेस में मैं 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा क्योंकि आपने सारी की सारी बुक्स प्रोवाइड नहीं की, जितना इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे, या फिर आपने बुक्स प्रोवाइड ही नहीं की तो आपके रिटर्न के बेसिस पे। आपने प्रोवाइड कर दी और मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं असेसमेंट कर दूंगा। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर मैं असेसमेंट करूंगा आपका। इसमें या तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर 143(2) के अंदर में मैं आपको इंटीमेशन दे दूंगा। क्लियर है यहां तक के? जहां मुझे लगता है कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में दिख रहा है कि आपने गड़बड़ की है। बड़े यहां तक के आगे? आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की, हमने आपको बोला 142(1) में रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं की। हमने जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई आपकी, आपके बैंकर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई, आपके घर पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई, जहां से भी जो भी हो सके सब जगहों से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने 144 कर दिया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर हम इस रूट से आ रहे हैं, अगर हम इस रूट से आ रहे हैं तो हम आपको शो कॉज नोटिस नहीं देंगे, पर अगर हम डायरेक्ट आ रहे हैं तो हम आपको शो कॉज नोटिस देंगे। क्लियर है यहां तक? क्या ये भी लिख लीजिए। हर बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएगी, बहुत काम की हो जाएगी पूरे के पूरे एग्जाम के एमसीक्यूज वगैरह सब अटेम्प्ट करने के लिए। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया,
ठीक है, हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 की। इसका असेसमेंट ईयर 2021 है। असेसिंग ऑफिसर ने आपको 30 अक्टूबर 2020 को नोटिस दिया कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, 142(1) में रिटर्न फाइल कीजिए। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। अब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, सपोज कीजिए 31 अक्टूबर 2020 को आपने रिटर्न फाइल कर दिया, 31 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपसे बोला गया था कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, अब आपने रिटर्न फाइल कर दिया 142(1) के नोटिस के हिसाब से। असेसिंग ऑफिसर ने आपको 30 अक्टूबर 2020 को बोला कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। आपको रिटर्न फाइल करने नहीं बोला, आपको शो कॉज नोटिस इशू किया कि आपका क्यों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं किया जाए। शो कॉज नोटिस इशू किया, 30 दिन का टाइम दिया कि भाई आपके ऊपर क्यों शो कॉज असेसमेंट नहीं किया जाए। आपने रिटर्न फाइल कर दिया 31 अक्टूबर 2020 को, 31 अक्टूबर 2020 को। क्या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है? क्या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है? मैं इसके आगे लिखता हूं, नो लेटर, नो रिप्लाई टू एससीएन, और आपने प्रोवाइड किया रिप्लाई टू एससीएन। आपने रिप्लाई में लिखा कि कोई दिक्कत हो गई थी, किसी की डेथ हो गई थी, या फिर आप मेंटली रिटार्डेड हो गए थे, या आप इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे, या उस समय कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, या कुछ तो भी ऐसे बहुत सारे रीजन है, आपने बहुत ही फेवरेबल रीजन दिया। एंड असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, ही विल ड्रॉप he will drop बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो बोलेगा मैं नहीं करता आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, छोड़ दो। पर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, या फिर आपने अनफेवरेबल रिप्लाई किया, यानी आपका रिप्लाई जेन्युइन नहीं बनता है, ठीक है। इन दो केसेस में अब भी वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा अंडर सेक्शन 144। ये बात समझ लीजिए, आपका अभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 144। आपने रिटर्न फाइल कर दिया, आप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यहां तक लिखा आपने, यहां तक लिख लीजिए। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, हमने आपको शो कॉज नोटिस दिया कि क्यों आपने 30 डेज का, कि आपके ऊपर क्यों ना असेसमेंट किया जाए। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। ये नोटिस आपको दिया गया है 30 जनवरी 2021 को, 2021 को। आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, हमने आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन 144, और ये हमने किया है 30 मार्च 2021 को, 30 मार्च 2021 को। आपको इसके हिसाब से पैसे अब भरना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपका बेस्ट जजमेंट वगैरह हुआ है उसके अगेंस्ट आपको पैसे भरना पड़ेगा, टैक्स वैक्स जो भी उन्होंने आपको निकाला होगा। मैं इसे लिख देता हूं, केस 1। केस 2, 30 अप्रैल, यार ये सब डेट्स 19, 20, 20, 21, इसे एक काम कीजिए, इसे 22 कर दीजिए, 22 2022, 30 अप्रैल 2022। आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? 12 महीने के अंदर अंदर करना था फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर विद द रिटर्न इज सपोज्ड टू बी फाइल्ड। 19-20 का असेसमेंट ईयर है, 20-21, 20-21 के बाद और 12 महीने दिए गए थे। 30 जनवरी को आपने शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद में आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हो 30 मार्च 2022 को, वैलिड, ठीक है। उसके भी 31 मार्च के भी बाद में कर रहे हो, यार कैसे वैलिड करेंगे? नहीं, आपका ये रिटर्न वैलिड नहीं रह जाता। क्लियर है यहां तक के? लिख के रखिए ये वाला भी एग्जांपल। फाइनेंशियल ईयर 1920 आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, नहीं फाइल किया, आपको हमने शो कॉज नोटिस दिया,
142(1) में हमने आपको बोला कि आप रिटर्न फाइल कीजिए, आपने नहीं किया। हमने आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। ये नोटिस हमने आपको दिया है 30 सितंबर 2020 को। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हमने कर दिया 31 अक्टूबर 2020 को। हमने रिटर्न फाइल कर दिया, 31 अक्टूबर 2020 को। नॉट वैलिड। क्यों? एक बार आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया अंडर सेक्शन 144, अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपको उसके पहले तक के हम रिटर्न फाइल करने की का मौका दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको मौका नहीं दे रहे कि आप रिटर्न फाइल कीजिए। क्लियर है? वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। अब आपके पास 31 मार्च 2021 तक का टाइम था, पर एक बार बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया तो उसके बाद में अब आपका असेसमेंट नहीं हो सकता। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि सामने वाले बंदे ने 10,000 के ऊपर के कैश पेमेंट्स किए थे, क्या उतना डिसअलाउ करके और कैश में ऐड बैक कर देगा पीजीबीपी? नहीं कर सकता। एक बार बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया उसके बाद में वो कोई भी डिसअलाउंसेस ऐड बैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेस्ट जजमेंट असम्पशन है प्रेज्यूम्ड इनकम है। तो प्रेज्यूम्ड इनकम के अंदर में ये सारी की सारी बातें नहीं आती। क्लियर है यहाँ तक के? ये सब एग्जांपल्स लिख के रखिए, ये सब के सब एग्जांपल्स आपके लिए बहुत काम के हैं। ठीक है? तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कब हो सकता है ये समझ लीजिए। या तो डायरेक्टली हो जाएगा सामने वाला, पर डायरेक्टली होगा तो शो कॉज नोटिस देगा। अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है, पहले 142(1) बोला आपको कि रिटर्न फाइल करो, आपने नहीं फाइल किया, आपने फाइल ही नहीं किया, तो फिर वो आपको बिना शो कॉज नोटिस के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। ठीक है? आपने रिटर्न फाइल किया है, अब आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाएगा। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिया, वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक के? अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है यानी यू हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद द नोटिस अंडर 142(1), तो ऐसे में आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट और फेलियर, फॉर ईच सेट डिफॉल्ट और फेलियर। आपके डिफॉल्ट के लिए सीधा सीधा 10,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। 234(f) तो नहीं लगा सकता आप पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पे। 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर आपने 142(1) में कंप्लायंस नहीं किया है तो। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है? ये नोटिस वो आपको कैसे भेज सकता है? बहुत सारे सेक्शन साथ साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो नाउ आई एम इन द चैप्टर ऑफ मिसलेनियस प्रोविजंस। सर्विस ऑफ नोटिस, पोस्ट, कोरियर सर्विस यानी प्राइवेट कोरियर सर्विसेज भी चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड मेल के थ्रू, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एज प्रोवाइडेड। ठीक है? किसको किया जाएगा? ये एक लिस्ट है। ये सब चीजें अभी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर मेरा बस एक मेन मुद्दा है कि मैं आपको टच कर दूं कि दूसरे सेक्शंस कैसे इसके साथ में लिंक करते हुए चल रहे हैं वैसे। ठीक है? ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सच नोटिस और डॉक्यूमेंट शुड बी signed by the assessing officer and issued in paper form, communicated in electronic form in accordance with the prescribed procedures. अब उन्होंने यहां पे आपको बोल के रखा है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, provides that the notice is required to be issued by income tax authority. Such notice or other document should be signed and issued in paper form या फिर electronic form. Every notice or document required to be issued served for the purpose of the act shall be deemed to be authenticated if the name and the office of the designated authority is printed, stamped or otherwise written. अगर जो नोटिस दिया गया है उसमें उस इनकम टैक्स ऑफिसर का जो डेजिग्नेशन है वो दिया है, वो दिया हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी का आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है, कौन सा वार्ड है, वो सब दिया हुआ है। भले ही अब स्टैम्प नहीं भी लगा होगा, हम मानेंगे कि ये नोटिस वैलिड है, इट इज डीम्ड टू बी वैलिड। ठीक है? यानी नोटिस कैसे दिया जाएगा ये पूरा का पूरा हम लोग प्रोसेस यहां पे देख रहे हैं। चलिए, सो आई विल कम बैक टू इट। मैंने आपको बोला 142 में आपको नोटिस कब दिया जाएगा? दो केसेस। एक, आपने रिटर्न फाइल किया है, हमें लगता है गड़बड़ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुला रहे हैं। दूसरा, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। ये दो केसेस में हम आपको 142 में नोटिस भेजते हैं। 142 के नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे और पेनल्टी लगा देंगे 10,000 की। रिटर्न फाइल करने बोला, रिटर्न फाइल नहीं किया, 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नो शो कॉज नोटिस। रिटर्न फाइल किया,
नोटिस से बुक्स मंगाई, बुक्स नहीं प्रोवाइड किया, सारे डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे हम आपका, ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। अगर डायरेक्टली हमको करना है, कभी कभी आपसे ना कोई 142(1) का रिटर्न मांगेंगे हम लोग, जब ड्यू डेट ही निकल गई, जैसे 19-20 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 20-21, 31 मार्च 2021 तक के आपसे सारी की सारी बुक्स कॉल कर देना चाहिए, आपसे आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। उसके बाद हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहते हैं, तो अब तो हम आपको रिटर्न फाइल करने के लिए या तो बोलेंगे या फिर हम बोल देंगे कि नहीं अब आप रिटर्न फाइल कीजिए ही मत, हम डायरेक्ट शो कॉज दे रहे हैं कि क्यों हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ना करें। इसमें भी एज गुड एज गिविंग 30 डेज हम आपको टाइम दे रहे हैं, क्यों हम आपका शो कॉज नोटिस ना, शो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ना करें। उसमें आपसे मांगेंगे ना रीजन कि भाई क्यों डिले हुआ आपकी तरफ से, बताइए। फेवरेबल बात है तो ठीक है, फेवरेबल बात नहीं है तो हम गलत नहीं है, आपको टाइम दिया गया था रिटर्न फाइल करने के लिए, कर देंगे हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्लियर है? तो शो कॉज कब कब दिया जाता है वो बात समझ लीजिए। नाउ सपोज कीजिए रिटर्न फाइल किया था और आपका रिटर्न कास्ट में सिलेक्ट हो गया, या फिर 142(1) के अंदर में, हम लोगों को 1-2 के अंदर में हमने आपसे बुक्स कॉल किया और हमको लगता है कि नहीं यार इसमें असेसमेंट होना चाहिए, इसमें असेसमेंट होना चाहिए। तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन 143(2), ठीक है। इफ असेसिंग ऑफिसर और प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी, यहां पे कास्ट आ जाएगा, ठीक है, CSS अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर considers it necessary or expedient to ensure that assessee has not understated his income or not computed excessive loss or has not underpaid any tax, he can issue a notice for making assessment in normal manner as at present. This will be a scrutiny assessment. Noted that notice of detailed scrutiny under 143(2) cannot be issued after the expiry of 6 months time limit from the end of financial year in which the return is filed, ठीक है। अब यहाँ पे cannot be issued लिखा है, ये actually cannot be served है, ठीक है। यहाँ पे word issued लिखा गया है, ये issued नहीं है, ये served है, ठीक है। issued actually under 143(2) means served। अब आप मतलब समझिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर, या फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप रिटर्न कब तक के फाइल कर सकते हैं? अप टू 31 मार्च 2021, ड्यू डेट और बिलेटेड रिटर्न वगैरह सब कुछ पकड़ लिया मैंने इसके अंदर में। अब वो आपको बोलता है इसमें 6 महीने ऐड कर दो, 30th September 2021 is the last date to serve notice under section 143(2), to serve notice under section 143(2). अगर इसके पहले आ गया तो वैलिड है, और अगर इसके बाद आया तो नोटिस इनवैलिड है, नोटिस इनवैलिड है। क्लियर है? इनवैलिड है तो वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो आपका 143(3) के अंदर असेसमेंट हो ही नहीं सकता। अगर हुआ, मतलब वॉइड एब इनिशियो नहीं बोलना चाहिए मैंने, अगर हुआ तो वॉइड एब इनिशियो, 143(3) में आपका असेसमेंट हो गया तो वॉइड एब इनिशियो। अगर बिफोर आ गया तो फिर वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करता हूं। बिफोर आया, वैलिड है, आपने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, हम 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। चलिए वापस एक बार 144 दिखाता हूं अब आपको। 143(2) भी दिया है यहाँ पे, 143(2), ठीक है। और अगर आप रिप्लाई करते हैं तो हम 143(3) में आपका असेसमेंट करेंगे। अब 143(3) में जानबूझ के आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, जो आपका लिए वैलिड स्टैंड रहता है बस वही किया जाएगा। सपोज कीजिए आफ्टर इशू हुआ और इनवैलिड है, इनवैलिड है, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, ये बात अच्छे से समझ लो। सामने वाला 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप CIT अपील्स में चले जाइए, वो बोल देंगे कि ये वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं किया। अरे उसके हिसाब से तो नोटिस वैलिड है, उसने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आपको भेज दिया। अरे तो अब आपको अपील में तो जाना पड़ेगा ना, अपील में जाके बोलो कि बोले सर वो इनवैलिड था नोटिस। तो आपको सीटा भी बोलेगा कि भैया तब रिप्लाई क्यों नहीं किया कि ये नोटिस इनवैलिड है। तो अब समझो आप, अगर ये इनवैलिड है और अब आप रिप्लाई करते हैं, अब आप रिप्लाई दो तरह के करते हैं। ठीक है, रिप्लाई आपने ये किया कि नोटिस इज इनवैलिड, नोटिस इज इनवैलिड, आपका कोई असेसमेंट नहीं होगा, आपका कोई असेसमेंट नहीं होगा। पर आपने रिप्लाई कर दिया विथ डिटेल्स रिक्वायर्ड एंड अटेंडेड प्रोसीडिंग्स, एंड अटेंडेड प्रोसीडिंग्स, तो ये हो जाएगा डीम्ड टू बी वैलिड, ये हो जाएगा डीम्ड टू बी वैलिड। क्लियर है कंसेप्ट? हम बात कर रहे हैं अबाउट सेक्शन नंबर 292 बीबी, 292 बीबी। मिसलेनियस के चैप्टर्स पे आइए, मिसलेनियस के चैप्टर्स पे पेज नंबर 24 provides that assessee would be precluded from raising any objection in any proceedings that the notice was not served upon him or was not served in time or served in improper manner if he has appeared in the proceedings and cooperated related to reassessment। आपके असेसमेंट के लिए आप कोऑपरेट कर लो, अब आप वॉइड एब इनिशियो नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? सिंपल कहानी है, आपने कोऑपरेट कर लिया, 143(3) का नोटिस इशू कर लिया। 143(3) का नोटिस इशू करने के लिए आपने असेसिंग ऑफिसर का भी टाइम खराब किया, सब कुछ खराब किया। अब नोटिस इशू होने के बाद में आप बोल रहे हो दिस इज वॉइड एब इनिशियो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेक्शन 292 बीबी लाया गया। क्लियर है यहां तक के? ठीक है, समझ लीजिए, ये पूरी की पूरी कहानी समझ लीजिए। ये पूरी की पूरी कहानी है 143(2) से रिलेटेड। जितनी मेहनत कर रहे हैं 143(2) समझने के लिए कर रहे हैं। 143(2) बोलता है कि देखो 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विद द रिटर्न इज सपोज्ड टू बी फाइल्ड, आपने जो नोटिस है वो इशू कर देना चाहिए अंडर 143(2) अगर आपको असेसमेंट करना है तो। अगर वो सर्व हो गया 30 सितंबर 2021 के पहले तो वैलिड है, नहीं हुआ तो वो इनवैलिड है। अगर वो वैलिड है और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। अगर रिप्लाई कर दिया तो वेल एंड फाइन, हम आपका नॉर्मल स्क्रूटनी शुरू कर देंगे 143(3) के अंदर में असेसमेंट शुरू कर देंगे। अगर वो इनवैलिड है और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, सामने वाला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, आपको सीटा अपील्स में जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये बोला जा रहा है कि आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा कि भाई हम आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं अटेंड करेंगे क्योंकि इनवैलिड नोटिस है। ठीक है, इनवैलिड खड़ा हो जाएगा। बट सपोज कीजिए कि आपने अटेंड कर लिया तो इट विल बी डीम्ड अंडर 292 बीबी कि ये जो नोटिस है ये वैलिड है। क्लियर है? तो ये कहानी हुई हमारी 143(2) से रिलेटेड, जो हमको समझना था 143(2) से रिलेटेड। On the day specified in the notice under 143(2) or as soon afterwards as the case may be, after hearing such evidence as the assessee may produce and such other evidence as assessing officer may require, and after taking into account the relevant details, assessing officer shall by order in writing make an assessment of total income or loss of the assessee and determine the sum payable by him or refund of any amount due to him on the basis of best judgment। वो 143(3) में आपका असेसमेंट करेगा, वो 143(3) के अंदर में आपका असेसमेंट करेगा। अगर कोई अमाउंट आपको पेबल निकल रहा है तो पे कर देगा, और रिफंड निकल रहा है तो रिफंड भी कर देगा। दिस इज द ओनली सेक्शन जिसके अंदर हम रिफंड की बात करेंगे। इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 143(1) डीम टू हैव बीन पेड एज रेगुलर असेसमेंट इफ नो रिफंड और रिफंडेड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिफंड कैरिड ऑन एक्सेस अमाउंट, सो रिफंडेड शैल बी डीम्ड टू बी टैक्स पेएबल बाय द असेसी। आपसे वापस से कॉल किया जाएगा अगर आपको रिफंड कर दिया गया है पैसा तो। ठीक है, 143(3) में अब एक नॉर्मल असेसमेंट है, आपसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाई गई, बुक्स वगैरह आपकी पूरी की पूरी चेक की गई, उसमें आपको कुछ क्वेश्चनिंग की गई कि ये खर्चे अलाउ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ खर्चे डिसअलाउ हो जाना चाहिए, जो भी कहानी है पूरी की पूरी आपके साथ में स्क्रूटनी वगैरह हुई, बातचीत हुई, सब समझाया गया। और फाइनली उसके बेसिस पे सामने वाला एक असेसमेंट करके एक इनकम निकाल देगा और बोलेगा कि ये इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है। अगर डिमांड निकल रही है तो 156 में आपको डिमांड नोटिस इशू कर देगा कि आपको इतना पैसा भरना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट पूरा का पूरा आपका कैरी आउट किया जाएगा। असेसमेंट में आपकी पूरी बुक्स वगैरह सारी की सारी डिटेल्स चेक की जाएगी। इस दौरान अगर आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्पशन पे भी
वो ध्यान देगा, वो एग्जाम्शन भी पूरा का पूरा कंसिडर करेगा। ये बात ध्यान रखिए, वो आपका पूरा का पूरा एग्जाम्शन भी कंसिडर करेगा, जो भी आपके सेक्शन 10 के एग्जाम्शन वगैरह बनते हैं। पर अगर उसको लगता है कि आपने इसका गलत फायदा उठाया है, आपने इसका गलत फायदा उठाया है, तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेगा कि गलत फायदा उठाया गया है, काइंडली कैरी आउट द इंक्वायरी। वो 143(3) में ऑर्डर पास नहीं करेगा। अब ध्यान रखिए 143(3) में भी ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट डिफाइंड है। 143(3) में भी ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट डिफाइंड है। फाइनेंशियल ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर है 2021। 143(2) में हमने देखा कि 30 सितंबर 2021 तक का टाइम दिया गया है, और 143(3) में आपका असेसमेंट करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का टाइम दिया गया है। 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द असेसमेंट इज मेड। ठीक है, अगर यहीं दिया होगा तो मैं यहीं दिखा देता हूं, नहीं तो मैं आपको उस सेक्शन में लेके चले जाऊंगा। कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग बस 12 मंथ्स उसको समझ लीजिए, हम उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, आपका जो असेसमेंट है वो ये 143(3) के पीरियड तक के कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मेन पॉइंट है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि भाई आप इंक्वायरी कीजिए, देखिए सेक्शन 10 वगैरह का एग्जाम्शन नहीं मिलना चाहिए। सेम पॉइंट हम आगे देखेंगे सेक्शन 35 के लिए भी। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के अंदर में जो स्कूल्स वगैरह को दिया गया है नोटिस, अब गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी करेगी, इसको तो काफी टाइम लगेगा, और यहाँ पे अब आपके पास जो टाइम बचा है वो बहुत कम बचा है, बराबर है। सपोज कीजिए कि आपने जो गवर्नमेंट को लिखा 30 मार्च 2022 को कि भाई आपने इनका जो भी है कि चेक कीजिए इंक्वायरी वगैरह, और ऑब्वियसली बात है 31 मार्च तक के तो उनका रिप्लाई नहीं आ सकता। अब यहां पे आपको फर्दर टाइम दिया गया, यहां पे आपको फर्दर टाइम दिया गया 30 मार्च 2022 के बाद में, जब तक गवर्नमेंट आपको असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर नहीं दे देती कि वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। यानी कि सपोज कीजिए कि आपको गवर्नमेंट ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिला 4 अप्रैल 2025 को कि सामने वाला जो है वो गलत काम कर रहा है और हम उसे इनवैलिडेट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद आप इसके ऊपर ऑर्डर पास कर सकते हैं, आपको इसके बाद टाइम दे दिया जाएगा, आप ऑर्डर पास कर दीजिए। क्लियर है यहां तक? सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, सामने वाला सही बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी फाइल क्लोज्ड है, क्लोज कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी सेक्शन 10 एग्जाम्शन वो क्लेम कर ही लेंगे। क्लियर है यहां तक? तो वही यहां पे बताया गया है कि कुछ केसेस में असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट मेक द असेसमेंट डिनाइंग एग्जाम्शन अंडर 10। असेसिंग ऑफिसर खुद से नहीं कर सकता ये सब काम, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेगा, चाहे सेक्शन 10 की बात हो चाहे सेक्शन 35 की बात हो, इन दोनों में यही चीज वैलिड रहेगी। क्लियर है? तो मैं आपको कुछ टाइम लिमिट समझा रहा हूं और मैं आपको कुछ बातें यहां तक के समझा रहा हूं। अब इन तीनों चीजों को एक दूसरे से लिंक कर दीजिए और लिंक करके चलिए। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल किया, फर्स्ट केस, आपने रिटर्न फाइल किया, हम आपसे 142(1)(2) में जॉइंट कमिश्नर से पूछ के बुक्स मंगा सकते हैं, या फिर केस 2 हम आपसे 142(2) में 143(2) में बुक्स मंगा सकते हैं कि हमें आपका असेसमेंट करना है। 143(2) में हम आपको उसे बुक्स मंगा रहे हैं कि हमें आपका असेसमेंट करना है, सीधा स्क्रूटनी करना है, जबकि 142(1)(2) में हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें आपका स्क्रूटनी करना है। ठीक है, अगर आपने बुक्स प्रोवाइड कर दी, आपने बुक्स प्रोवाइड कर दी, यस, अगर आपने, और इसमें कुछ इनकम मिसमैच दिख रहा है, इनकम मिसमैच दिख रहा है, तो एक तो 143(3) में आपका असेसमेंट होगा, 143(3) में आपका असेसमेंट होगा। पॉइंट समझ में आया?
अगर 142(1)(2) में भी आपने सारी की सारी बुक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिए और उसमें लग रहा है इनकम मिसमैच है, तो अब हम आपको वापस 143(2) का नोटिस देंगे और 143(3) में आपका असेसमेंट कर देंगे। ठीक है। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं की, या तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं की या कुछ प्रोवाइड नहीं की, दोनों में से कुछ भी हो जाए, हम 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। ठीक है। अगर कोई इनकम मिसमैच नहीं है, अगर कोई इनकम मिसमैच नहीं है तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। 143(3) के अंदर में नॉर्मल ऑर्डर पास होके खत्म हो जाएगा, या ऑर्डर पास ही नहीं होगा, टाइम लिमिट खत्म हो जाने दो, क्योंकि कुछ गड़बड़ ही नहीं है। क्लियर है यहां तक के? चलिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, हम दो चीजें कर सकते हैं। आप को हम 142(1) में बोलेंगे कि रिटर्न फाइल कीजिए, या फिर हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहेंगे 144 में, गिविंग यू अ शो कॉज नोटिस, गिविंग यू अ शो कॉज नोटिस। क्लियर है यहां तक के? आपने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। ठीक है। हम 143(2) में आपको नोटिस दे सकते हैं, मे बी, कंपलसरी नहीं है, मे बी कंपलसरी नहीं रहेगा इसके अंदर में। ठीक है। 144 में असेसमेंट करने के लिए, या फिर 142(1)(2) में हम आपसे बुक्स बुला सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ, हम वापस से घूम फिर के यही कहानी पे पहुंच गए। ठीक है। अगर आपने नहीं दिया, हम 144 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे और अब आपको वापस कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। यहां पे आपने रिप्लाई किया विच इज नॉट फेवरेबल, या फिर आपने रिप्लाई नहीं किया, हम आपका 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। आपने रिप्लाई किया विच इज फेवरेबल, ठीक है, आपने रिप्लाई किया विच इज फेवरेबल, तो हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं करेंगे, खत्म कहानी। फिर आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के लिए बोल देंगे कि भैया फाइल करो रिटर्न, और फिर आपसे रिटर्न फाइलिंग ले लेंगे। क्लियर है? या फिर इस दौरान ये जो भी आपको स्क्रूटनी का टाइम दिया गया है उस दौरान आप खुद ही रिटर्न फाइल कर लोगे, तो रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ व्हाट ऑल वी आर स्टडीइंग। अब मैंने आपको कहा था 143(2) में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मोस्टली कास है। ठीक है, कास के थ्रू ये पूरा का पूरा होगा। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तब तो गड़बड़ है ही, तब तो गड़बड़ है ही। तो 142 मतलब करना चाहिए था और नहीं किया तब तो गड़बड़ है ही। तो असेसिंग ऑफिसर्स को पावर दिए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सपोज कीजिए कि 143(2) में आपका असेसमेंट सिलेक्ट हुआ और 143(3) में आपका असेसमेंट हो रहा है। अब आप जा रहे हो असेसिंग ऑफिसर के सामने, गवर्नमेंट जैसे ही आ गई पिक्चर में वैसे ही करप्शन की बात तो आती ही है, करप्शन का मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा। अब ये दिक्कत है, करप्शन तो होता है। अब लग रहा है आपको कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 143(3A) 3B 3C लाया, जिसमें उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई ई असेसमेंट स्कीम। असेसमेंट शुड बी मेड विद रिस्पेक्ट टू टेरिटोरियल एरियाज, पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स, इनकम ऑफ द पर्सन और केसेस एज केस में बी बाय CBDT wherein ई असेसमेंट स्कीम विल बी कंटेन। यानी कि ऑनलाइन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ ई वेरीफाई होगा। आप प्लीज सामने आके कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह मत कीजिए। धीरे 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 गवर्नमेंट अब सब चीजों से बाहर निकलना चाहती है। पहले 143(2) का नोटिस भी असेसिंग ऑफिसर देता था, तो असेसिंग ऑफिसर को आप बोलोगे 5% केसेस स्क्रूटनी में लाना है, वो हर बार उनको पकड़ेगा जिससे उनको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मतलब रिश्वत वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, भले उनका काम जेन्युइन होगा पर उनसे रिश्वत ले लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर भी आई कि नहीं अब कास्ट सिलेक्ट करेगा। अब असेसमेंट तो अल्टीमेटली असेसिंग ऑफिसर ही कर रहा है, अब उससे भी हम धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे हम धीरे धीरे उससे भी बाहर निकल जाएंगे, समझ गए? एक और रेमेडी, अभी तो फिलहाल ये रेमेडी पूरी तरीके से हुई नहीं है। फिलहाल आपको लगता है कि नहीं यार आपका असेसिंग ऑफिसर करप्ट है, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो कौन है, वो करप्ट है, और वो मान ही नहीं रहा। आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, आपने सब कुछ दिखाया, आपने बोला ये पूरे के पूरे खर्चे जेन्युइन है, और वो बोल रहा है कि नहीं आपके खर्चे जेन्युइन नहीं बनते, या मैं नहीं मानता कि ये जेन्युइन खर्चे, आप मुझे पैसे दो तो मैं मान जाऊंगा, नहीं पैसे देते हो तो नहीं मानूंगा। गड़बड़ है, नहीं मान रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जॉइंट कमिश्नर को
लेटर लिख दीजिए, आप जॉइंट कमिश्नर को लेटर लिख दीजिए। जॉइंट कमिश्नर असेसिंग ऑफिसर को भी बुलाएगा, आपको भी बुलाएगा, सामने सामने पूरा का पूरा करेगा और असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा तुम अब ये ऑर्डर पास करो। वो बोलेगा तुम ये गड़बड़ कर रहे हो ना, ये खर्चा अलाउ करो और ये ऑर्डर पास करो। जॉइंट कमिश्नर में ऑन हिज ओन मोशन or reference made to him by the assessing officer or an application of an assessee call for and examine the records of proceedings in which assessment is pending, and if he considers that having regard to the nature of the amount levied and involved or other reasons to do so, he will issue such direction as he thinks fit for guidance of the assessing officer to enable him to complete the assessment. असेसिंग ऑफिसर को नहीं समझ में आ रहा है, वो जेसी को एप्लीकेशन देगा, बोलेगा सर ये खर्चा अलाउ करना है डिसअलाउ करना है, आप बताइए। असेसिंग ऑफिसर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं तो डिसअलाउ करूंगा ही, तुम मुझे पैसे दो, तो जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो जॉइंट कमिश्नर को लिखेगा प्लीज आप देखिए इस मैटर के अंदर में इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, और फिर वो रिकमेंडेशन देगा एंड दिस रिकमेंडेशन विल बी बाइंडिंग ऑन द असेसिंग ऑफिसर। नो डायरेक्शन व्हिच आर प्रीजुडिशियल टू द असेसी शैल बी इशूड बिफोर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन। क्लियर है यहां तक के? आई होप यहां तक के आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक वाइस वर्सा सिनेरियो भी बनेगा जो हम लोग अगला वाला देखते हैं। मैंने 144A का आपको आइडिया दे दिया, 144B है, वाइस वर्सा सिनेरियो बनेगा। इस वाइस वर्सा सिनेरियो के अंदर में क्या होगा कि भाई असेसिंग ऑफिसर ईमानदार है पर जॉइंट कमिश्नर करप्ट है, पर्सन असेसी करप्ट है, ये दोनों मिल गए और उसने क्या किया, अपील कर दिया जॉइंट कमिश्नर को, जॉइंट कमिश्नर ने बाइंडिंग बोल दिया असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करने, खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए पर उसने खर्चा अलाउ कर दिया। ऐसे में रेफरेंस किसको चल जाएगा, प्रिंसिपल कमिश्नर को। कौन करेगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर करेगा। आई होप यहां तक के पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर यहां तक के आई होप आप लोगों को इनिशियल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तक की कहानी समझ गई होगी। चलिए